Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we are going to start a new topic which is spin decoupling. This is a topic from NMR spectroscopy. So before starting the topic we should know why we are using spin decoupling. तो जैसे हमें पता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कई बार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा आते हैं हमारे पास, तो उन कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा को सिंपल स्पेक्ट्रा में कन्वर्ट करने के लिए हम स्पिन डीकपलिंग को यूज करते हैं. सो व्हाट इज स्पिन डीकपलिंग? सो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस डीकपलिंग is a special method used in NMR spectroscopy where a sample to be analyzed is irradiated at a certain frequency or frequency range to eliminate fully or partially the effect of coupling between certain nuclei. मतलब कि अगर हम किसी भी सैंपल को स्टडी कर रहे हैं, उस सैंपल पे एक तो हम पहले से ही रेडियो फ्रिक्वेंसी को अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से उसका रेजोनेंस हो रहा है. अब उस फर्स्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ साथ अगर हम सेकंड रेडियो फ्रिक्वेंसी को उसके ऊपर इरेडिएट करें, तो जो हमारा कपलिंग का इफेक्ट है, जो पहले से उस पर कपलिंग हो रही है उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के ऊपर, तो वो कपलिंग हम एलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ spin decoupling. So this technique involves the irradiation of a proton or a group of protons with sufficient correct intense radio frequency radiation to increase the rate of its transition between two energy states. मतलब जब हम वो रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे उस प्रोटॉन के ऊपर या फिर ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर, तो जो ट्रांजिशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट्स. और जब जल्दी जल्दी ट्रांजिशन होगा तो जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर होगा वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि वो कौन सी एनर्जी स्टेट में है. तो जो लाइफ टाइम होगा हमारी न्यूक्लियस का किसी भी एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में, वो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा. तो जो हमारा लाइफ टाइम शॉर्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो नेबरिंग प्रोटॉन के साथ वो प्रोटॉन कपलिंग कर रहा था वो नहीं होगी अब. तो जो पहले हमारा नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से जो स्प्लिटिंग हो रही थी वो नहीं हो पाएगी. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल रेजोनेंस या फिर स्पिन डीकपलिंग. जो ये हमारा ए पार्ट है ये शो कर रहा है हमारा स्पेक्ट्रा विदाउट डीकपलिंग, और ये जो बी हमारा स्पेक्ट्रा है ये है विद डीकपलिंग. तो जब हमने डीकपलिंग नहीं कराई थी तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे हमें, लेकिन जब हमने डीकपलिंग कराई प्रोटॉन्स की तो हमारे पास सिंपली 3 यहाँ पर पीक्स आ गई विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन. तो इसलिए हम स्पिन डीकपलिंग को यूज करते हैं ताकि जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड एनएमआर स्पेक्ट्रा है वो हम सिंपल एनएमआर स्पेक्ट्रा में कन्वर्ट कर सकें उसको. तो व्हाई इट इज कॉल्ड डबल रेजोनेंस? क्योंकि हम नॉर्मल एनएमआर इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ एक सेकंड रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसे. तो पहले तो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी उसको प्रोवाइड कर ही रहे थे, उसकी वजह से कपलिंग हो रही थी, उसकी वजह से रेजोनेंस हो रहा था. लेकिन जब हम एक दूसरा रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारा रेजोनेंस है उसको हम, या फिर हम अगर हम कोई सेकंड रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसकी वजह से उसको हमने डबल रेजोनेंस बोला है. तो जो हमारे पहले मल्टीप्लेट्स आ रहे थे यहाँ पर, जैसे हमने इस डायग्राम में देखा था कि यहाँ पे हमारे मल्टीप्लेट सिग्नल्स आ रहे थे, ये अब सिंगलेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको स्पिन डीकपलिंग बोला है. तो कंडीशंस क्या क्या होती हैं स्पिन डीकपलिंग की? क्यों हम स्पिन डीकपलिंग, अगर हम मतलब कंडीशंस क्या क्या होती हैं स्पिन डीकपलिंग की, हम किन किन वेज से स्पिन डीकपलिंग करा सकते हैं? वो हैं, फर्स्ट है कि irradiating a proton or a group of protons with sufficient radio frequency radiation. जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि कोई हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन को किसी भी प्रोटॉन के ऊपर दोबारा से इरेडिएट करवाएं तो उससे भी हम स्पिन डीकपलिंग करवा सकते हैं. या फिर सेकंड मेथड हमारे पास इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. जैसे हमने ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जैसे जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है उसके पास एक्सियल और इक्वेटोरियल प्रोटॉन्स होते हैं. जैसे ये वाले जो है हमारे रेड कलर के, ये एक्सियल प्रोटॉन्स हैं, और जो ब्लू कलर के हैं ये इक्वेटोरियल प्रोटॉन्स हैं. तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो एक्सियल और इक्वेटोरियल प्रोटॉन्स हैं ये दोनों आपस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे. मतलब जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा और जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल पे. पहले यहाँ पे रेड एक्सियल पोजीशन पे था, अब यहाँ पर जो रेड है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है.
तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इनकी मूवमेंट होने लग जाएगी, और जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि कौन सा हमारा एक्सियल है और कौन सा इक्वेटोरियल प्रोटॉन है। तो पहले अगर जब हम नॉर्मल टेम्परेचर रख रहे थे तो वहां पर क्या हो रहा था कि दो हमारे पास ये, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो पीक्स आ रही थी, एक पीक होगी इक्वेटोरियल के लिए और एक पीक होगी एक्सियल के लिए। ये यहाँ पर लेस टेम्परेचर था तब की बात है। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये इनकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, जो इक्वेटोरियल पे है वो एक्सियल पे आएगा, एक्सियल इक्वेटोरियल पे आएगा। तो स्पेक्ट्रोमीटर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि कौन सा एक्सियल है कौन सा इक्वेटोरियल है, और वो दोनों को ही मतलब सिमिलर मानेगा कि ये दोनों सेम प्रोटॉन्स हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक पीक आएगी। तो इस टाइप से भी हम स्पिन डीकपलिंग करवा सकते हैं। थर्ड मेथड क्या बोलता है, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और एसिड इन द सैंपल। मतलब जब हम वाटर या फिर एसिड किसी भी सैंपल में डाल देंगे तो जो हमारा हाइड्रोजन एटम होगा वाटर का या फिर एसिड का, वो रैपिड एक्सचेंज करने लग जाएगा इस हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के साथ। तो जब ये रैपिडली एक्सचेंज करते रहेंगे तो हमारा जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो कौन सा प्रोटॉन है, या फिर इनसे सिमिलर है या फिर डिफरेंट है। तो उसका जो हमारा स्प्लिटिंग होगी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन मिथाइलिन ग्रुप्स के ऊपर। तो ये वाला जो प्रोटॉन होगा इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस मिथाइलिन की स्प्लिटिंग पे। तो फिर हमारे पास सिंपली ये जो मिथाइलिन का स्पेक्ट्रा आएगा वो हमारा एक सिंपल क्वाड्रेट की फॉर्म में आएगा, 8 लाइंस नहीं आएंगी इसकी। और जो हमारा हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन इसके स्पेक्ट्रम में हमें सिर्फ सिंगलेट मिलेगा। So in presence of water or acid or in polar solvent, the OH proton of ethanol gives singlet. तो जो हमारा OH का प्रोटॉन है ये वाला, ये हमें सिर्फ सिंगलेट देगा, और जो हमारा CH2 प्रोटॉन है वो क्वाड्रेट देगा एंड नॉट 8 लाइंस। 8 लाइंस कैसे देता है ये, पहले ये जो हमारे तीन मिथाइल ग्रुप्स मिथाइल प्रोटॉन्स हैं इनकी वजह से एक क्वाड्रेट मिलता है, और फिर वो क्वाड्रेट इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, इस हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन की वजह से डबलेट में डिवाइड होते। तो हमारे पास ऐसे 8 लाइंस आ जाती पहले। तो दिस इज बिकॉज द रैपिडली एक्सचेंजिंग हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन्स। तो जो हमारे ये हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन है ये बहुत जल्दी जल्दी एक्सचेंज होता रहेगा। तो ये जो हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन है ये कपल नहीं कर पाएगा हमारे एडजेसेंट CH ग्रुप के साथ, और as each exchange occurs there will be an equal chance of the new proton having plus half or a negative spin। तो जो हमारा नया प्रोटॉन आ रहा है एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पे जो प्रोटॉन आएगा उसके पास प्लस हाफ भी हो सकती है स्पिन, या फिर माइनस हाफ भी हो सकती है, दोनों की हमारे पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो जो हमारा हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन है वो बिहेव करेगा कि वो बहुत ही जल्दी जल्दी अपने स्पिन को एक्सचेंज कर रहा है या फिर स्पिन को चेंज कर रहा है। तो जो हमारा एडजेसेंट न्यूक्लियाई है वो उसको हम ऐसे मान लेगा कि जो एवरेज स्पिन होगी उसकी वो 0 होगी, तो उसकी वजह से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उसको स्प्लिट नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द रीज़न कि क्यों हमारा जो मिथाइलिन ग्रुप होगा वो सिर्फ और सिर्फ इन मिथाइल प्रोटॉन्स की वजह से स्प्लिट होगा और इस OH प्रोटॉन की वजह से स्प्लिट नहीं होगा। तो इसकी वजह से हमारा जो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा आ रहा था पहले, इसकी 8 लाइंस आनी थी हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप की, वो अब सिर्फ क्वाड्रेट की फॉर्म में आएंगी, और जो ये हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है इसका हमें सिर्फ सिंगलेट मिलेगा। हमारा N1H NMR स्पेक्ट्रा आएगा इथेनॉल का, वो ऐसे आएगा। ये फर्स्ट जो है हमारे पास ये TMS की पीक है, ये वाली जो पीक है ये हमारे मिथाइल ग्रुप्स की है, जो CH3 ग्रुप है उसकी पीक है ये, और ये वाली जो है हमारे पास ये मिथाइलिन ग्रुप की पीक है। मिथाइलिन ग्रुप की पीक ये हो गई, और जो ये पीक है हमारे पास जो सबसे ज्यादा डीशील्डेड होगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है ये वाला हाइड्रोजन, तो ये सबसे ज्यादा डीशील्ड होगा, तो ये हमारे पास OH की पीक आएगी। ठीक है, तो ये इसका इथेनॉल की प्रेजेंस, इथेनॉल का स्पेक्ट्रा आएगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो अब हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ स्पिन डीकपलिंग। दो टाइप की होती है हमारे पास स्पिन डीकपलिंग, फर्स्ट होती है होमोन्यूक्लियर, सेकंड होती है हेटेरोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर डीकपलिंग क्या होगी कि जो हम न्यूक्लियाई जिसके ऊपर हमने सेकंड सोर्स से रेडियो फ्रिक्वेंसी इरेडिएट करी है, वो न्यूक्लियाई और जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पेक्ट्रा में, मतलब जिसका स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, वो दोनों सेम हो। मतलब कि अगर हम हाइड्रोजन के ऊपर रेडियो फ्रिक्वेंसी सेकंड इरेडिएट कर रहे हैं और जो हम स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं वो हम 1H NMR का
स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं। तो इस टाइप की कपलिंग को हम बोलेंगे होमोन्यूक्लियर डीकपलिंग। और हेटेरोन्यूक्लियर डीकपलिंग क्या होगी कि हम जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो इरेडिएट कर रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं कार्बन का स्पेक्ट्रा, या फिर 13 कार्बन का स्पेक्ट्रा अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये हो गई हमारे पास हेटेरोन्यूक्लियर डीकपलिंग। मतलब कि अगर डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस के ऊपर हम इरेडिएशन और स्टडी कर रहे हैं उस स्पेक्ट्रा की, तो वो हो गया हेटेरोन्यूक्लियर। और अगर हम सेम न्यूक्लियस के ऊपर उसकी स्टडी भी कर रहे हैं और उसी के ऊपर हम डीकपलिंग भी कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा होमोन्यूक्लियर डीकपलिंग। तो जो हेटेरोन्यूक्लियर डीकपलिंग होती है वो 2 टाइप्स की होगी। फर्स्ट होगी ब्रॉडबैंड डीकपलिंग, सेकंड होगी ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग। ब्रॉडबैंड डीकपलिंग क्या होगी कि द टेक्निक विच इन्वॉल्व्स डीकपलिंग ऑफ ऑल न्यूक्लियाई ऑफ वन टाइप। मतलब हमने मान लिया कि जो हाइड्रोजन है उन सारे जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है उन सब की डीकपलिंग करवा दें हम। और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो होगा 13C। मतलब कार्बन का स्पेक्ट्रा हमें नोटिस करना है और हम डीकपलिंग करवा रहे हैं हाइड्रोजन की, तो ये हो गई हमारे पास हेटेरोन्यूक्लियर। लेकिन अगर हम सारे ही न्यूक्लियाई को डीकपल करवा दें, यानी कि जितने भी हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, इन सबको हमने डीकपल करवा दिया और अब हम कार्बन का स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे ब्रॉडबैंड डीकपलिंग। तो अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी डीकपल कर दिया, ये भी डीकपल कर दिया, ये डीकपल कर दिया, तो इस कार्बन का भी सिंगलेट आएगा, इस कार्बन का भी सिंगलेट आएगा, इस कार्बन का भी सिंगलेट आएगा और इस कार्बन का भी सिंगलेट आएगा। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास जितने भी कार्बन है उन सबका सिंगलेट मिलेगा हमें। और ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग क्या होगी, जिसमें हम पार्शियल डीकपलिंग करवा रहे हैं न्यूक्लियाई की, यानी कि हमने सारे हाइड्रोजन डीकपल नहीं करवाए यहाँ पर। जैसे इस कार्बन के साथ हमारे पास ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन इसको स्प्लिट करवा सकता है, इसके नेबरिंग वाले प्रोटॉन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन की वजह से ये कार्बन डबलेट शो करेगा। ऐसे ही ये वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, तो इन 2 हाइड्रोजन की वजह से ये कार्बन ट्रिपलेट में हमारा स्प्लिट होएगा, और इन 3 हाइड्रोजन की वजह से ये वाला कार्बन हमारा क्वाड्रेट में स्प्लिट होगा। इनकी जो स्प्लिटिंग होगी वो N+1 रूल के अकॉर्डिंग ही होगी। तो इस जो हमारा ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये जो नेबरिंग हमारा प्रोटॉन है इसकी वजह से ये वाला प्रोटॉन स्प्लिट करे। इसमें क्या होगा कि जो हमारा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड प्रोटॉन है वो ही उसको स्प्लिट करवाएगा, और N+1 रूल से होगी हमारे यहाँ पे स्प्लिटिंग। सो दिस इज ऑल फॉर spin decoupling, या फिर हम बोल सकते हैं डबल रेजोनेंस। So I hope you have liked the video, and if you have understood the topic, then do hit the like button and do share and subscribe to my channel. If you have any query, you can comment down in the comment box, and do hit the bell icon for the notifications of my upcoming videos. Thank you for watching.